TEM, देखो TEM मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एग्जिस्ट नहीं होता है। वो कहां से प्रूव कर सकते हो, मैं ये पॉइंट रह गया। TEM मोड का मतलब बोथ आर फील्ड्स EZ और HZ 0, तो और फील्ड्स आर 0। बाय दिस मोड इज नॉट एग्जिस्ट इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, यहां अपने पास EZ इक्वल टू 0 पर HR और H5 कंपोनेंट 0 होंगे नहीं, अपन इसका एनालिसिस फॉर्म में अलग करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में TEM मोड इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो कैसे प्रूव करोगे, EZ HZ 0 करोगे, ऑल फील्ड कंपोनेंट आर 0 हो जाएगी, मस्ट नॉट सेटअप फॉर दिस मोड। यहां अपने पास सर्कुलर वेवगाइड में भी जो सिग्नल्स है आर प्रोपोगेट इन टू मोड्स, TM एंड TE। तो अपन यहां पहले स्टडी करते हैं फॉर TM मोड प्रोपोगेशन इन सर्कुलर वेवगाइड। ठीक है, ऑफ डायमेंशन जो इसकी रेडियस है वो क्या है, R। ठीक है, मतलब R बराबर A मान लेते हैं इसकी रेडियस, R तो कंपोनेंट है, R बराबर A रेडियस है मान लो। R अपना वेरिएबल रहेगा और A इसकी रेडियस है, सरफेस आ जाएगा R बराबर A पर। तो इस सर्कुलर वेवगाइड के TM मोड के प्रोपोगेशन के लिए वो स्टेप अपन यूज करें कि सबसे पहले अपन लेट द सर्कुलर वेवगाइड ऑफ रेडियस A align along to z axis of its axis is coincide to z axis is cross section in xy plane dimension A मान। Then for field propagation along to z axis in TM mode EZ is equal to not 0 and HZ EZ is equal to 0। Z कंपोनेंट होगा इसका प्रोपोगेटिव, तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट में अपन जेड कंपोनेंट की तरफ ही लेने, तो जो अपन आर्ट ऑफ 5 कंपोनेंट अलग है अपने पास। ठीक है, तो फॉर दिस वेव इक्वेशन लिख लेंगे डेल स्क्वायर EZ गामा स्क्वायर EZ। लेकिन दिस इज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बट इट कन्वर्ट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसको अपन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा, और अदरवाइज पूरी टास्क पूरा फेनोमेना अब सेम होगा। जो स्टेप्स है, मैथोलॉजी है, वो सेम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड की 2 स्टेप सोल्व की, वैसे ही मैं अब सर्कुलर वेवगाइड की 2 स्टेप मोड सॉल्यूशंस फिर रिपीट कर रहा हूं। देखना कहीं पे वही सेम कर, हाँ कुछ पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर वेवगाइड में रेक्टेंगुलर सिस्टम में था, कार्टेशियन सिस्टम में था, और इसको अपन किसी सिलेंड्रिकल सिस्टम में एनालिसिस करेंगे। तो वही सेम डेफिनेशन लिख दी, अलाइन मान लिया, और उसमें TM मोड के लिए प्रोपोगेटिंग फील्ड वेव इक्वेशन मान ली। अब इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना होगा, वो कारण है कि अपन इजी फाइड सॉल्यूशन चाहते हैं। देखो किसी भी ऑर्थोगोनल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से ऑर्थोगोनल सिस्टम, कार्टेशियन ऑर्थोगोनल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो किसी भी ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर अपने पास डेल स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, 1/H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 और H2 H3 H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस डेल अपॉन डेल U2 H1 H3 अपॉन H2 डिफरेंशियल HU2 प्लस डेल अपॉन डेल U3 H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U3। इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन अपने यूज करें कि किसी ऑर्थोगोनल सिस्टम में
लाप्लासियन ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो यहां अपने पास कार्टेशियन में होता तो अपन सीधा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कंपोनेंट लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ सिलेंड्रिकल वेवगाइड के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो स्केलर फैक्टर्स है, पहले तो अपन जो वेरिएबल है v1 u2 u3 इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाते हैं, वैसे रो फाई जेड लिखते हैं, लेकिन अपने यहाँ आर रेडियल लेके चल रहे हैं, आर फाई और जेड, फाई वेरिएबल, आर वेरिएबल और जेड वेरिएबल। H1 H2 H3 फॉर द सिलेंड्रिकल 1 R 1 रो 1 होता है, तो यहां R है अपने पास, तो R लिख लिया। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सिलेंड्रिकल इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डेल स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, ई जेड तो रहेगा ही अपना एजिटिव, और गामा स्क्वायर एजिटिव रहेगा। तो देखिए 1 अपॉन H1 H2 H3, तो मतलब 1 अपॉन आर, डेल अपॉन डेल यू 1 अपॉन आर, H2 H3 मतलब आर, H1 1 डेल अपॉन डेल आर, तो ई जेड। ये बड़े वाला ब्रैकेट अपने पास सबके लिए 1 अपॉन आर बाहर है, प्लस डेल अपॉन डेल फाई H1 H3 अपॉन, तो 1 हो गया ऊपर, तो नीचे आर, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई ई जेड। मतलब ई जेड कंपोनेंट इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ जेड बट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई, मतलब इंटररिलेटेड है, तभी तो एनर्जी प्रोपोगेशन EX EY कंपोनेंट के द्वारा EZ क्रिएट होता है, EZ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये म्यूचुअल कंपोनेंट्स हैं, इसलिए अपन कभी नहीं कि आर ये Z का ही फंक्शन होगा इसलिए बाहर आ जाए, कांस्टेंट रहेगा। EZ इज फंक्शन ऑफ द X एंड Y एंड Z, तीनों का फंक्शन है। मैक्सवेल इक्वेशन ये इंटर रिलेशन को ही बताती है, इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो सिग्नल्स है वो प्रोपोगेट होता है। डेल अपॉन डेल जेड H1 H2, तो ये केवल R आ जाएगा ऊपर, ई जेड ब्रैकेट डेल स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर ई जेड। ये अपना फील्ड प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड फॉर TM मोड। आगे अपन को वही है कि उसी स्टेप में सोल्व करना अपन को, जिस टाइप से अपन पहले जो मैथोलॉजी टास्क अपन फॉलो कर रहे हैं, केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज किया है। इधर अपन में सोल्व कर लेते हैं, ये किस टाइप की क्वेश्चन चाहिए एक बार अपन ये देख लेते हैं, इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन आर को तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, ये 1 अपॉन आर बाहर आ जाएगा, 5 इंडिपेंडेंट है, यहां पर भी आर बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल ई जेड अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर ई जेड प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर ई जेड इक्वल टू गामा स्क्वायर ई जेड। अपन एक टर्म को फिर शॉर्ट करिए, 3 वेरिएबल है कि वेव सिग्नल्स प्रोपोगेट अलोंग टू गाइड लेंथ अलोंग टू जेट एक्सिस विथ प्रोपोगेशन कॉस्ट या फेज कांस्टेंट बीटा जी या प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा जी। मतलब मींस कि ई जेट इज प्रोपोर्शनल, वेव प्रोपोगेटिंग हो रहा तो प्रोपोगेटिंग फैक्टर यहां गामा जी जेट, या इसको अपन ई की पावर माइनस आइटा बीटा जी जेट फॉर द प्रोपोगेशन की इमेजरी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अपन एक टर्म्स है वो तो थोड़ी इसकी इजीफाइड हो जाएगी,
कि वेव प्रोपोगेशन के लिए फैक्टर पर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में भी सब्स्टिट्यूट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखो डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, गामा जी स्क्वायर। ठीक, गामा जी का स्क्वायर का गामा आइटा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा जी स्क्वायर आएगा यदि बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें और करते हैं तो इजी फाइड हो जाएगा ये। ठीक, फिर अपन इक्वेशन इसको दोबारा रीराइट कर लेते हैं, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर डेल ई जेड अपॉन डेल आर। ठीक है, सेकेंड टर्म 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर ई जेड डेल फाई स्क्वायर प्लस गामा जी स्क्वायर ई जेड इजगल टू गामा स्क्वायर ई जेड। ठीक, ये 2 वेरिएबल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें 2 ही वेरिएबल बचे हैं, कौन कौन से, एक फाई वेरिएबल एक आर वेरिएबल। तो वही सेपरेशन वेरिएबल मेथड से इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। और वो सेपरेशन वेरिएबल मेथड करने के लिए इस इक्वेशन को पहले आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ये मतलब सेपरेटली वेरिएबल में आ जाएगा। लेकिन पहले अपन ई जेड को अपन 2 फंक्शन से सेपरेशन वेरिएबल मेथड का यूज इक्वेशन को 1 डाल देता हूं। अब लेट ई जेड इजकल टू, एक तो रेडियल फंक्शन ले लेते हैं और एक फाई फंक्शन ले लेते हैं, जो स्मॉल वेरिएबल फाई है, ई की पावर गामा जी जेड, ये फंक्शन तो है ही। इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट और एक फाई कंपोनेंट है। तो अपन इसके वैल्यू निकालने के लिए आर कैपिटल फाई की वैल्यू निकालने, इस इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो और इसी का डिवाइड दो। इक्वेशन 1 में रखे, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखे और उसका डिवाइड दे देंगे। तो फर्स्ट टर्म देखना, ई जेड पर ये आर डिफरेंस, ये फाई वाला बाहर आ जाएगा और ऊपर ई की माइनस गामा जेड, तो तीनों के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास फाई बाहर आ जाएगा, आर फाई का डिवाइड लगेगा तो फाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर बच जाएगा कैपिटल। तो मतलब है स्मॉल आर कैपिटल आर ऑफ फंक्शन डेल अपॉन डेल आर और डेल कैपिटल आर अपॉन डेल आर, ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड 1 अपॉन आर स्क्वायर पहले से ही है, कैपिटल फाई वेरिएबल डेल स्क्वायर फाई कट फाई वेरिएबल का स्क्वायर, आर कैंसिल होगा इसमें, प्लस ये दो कॉन्स्टेंट्स हैं, गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को एक जगह ले आए, उसी में इसी संख्या डिवाइड दिया तो कॉन्स्टेंट बन गई। तो मतलब वैल्यू रख के इजेड की इजेड का डिवाइड दे दिया तो वहां पर अपन इजेड कैंसिल हो गए। इसको आर स्क्वायर से अपन क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में कर लें। तो देखो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर डेल अपॉन डेल आर डेल कैपिटल आर अपॉन आर, प्लस वो पहले लिख लेता हूं मैं, गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर एक टर्म में बच जाएगी 1 अपॉन फाई कट डेल स्क्वायर फाई डेल फाई वेरिएबल स्क्वायर इजकल टू 0।
इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल स्मॉल आर एंड थर्ड टर्म इज ओनली फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स फाई. सो थर्ड टर्म इज शुड बी सेपरेट टू इक्वल कांस्टेंट. ये इंडिपेंडेंट है ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए. तो इस कांस्टेंट को अपन किसी ऐसे कांस्टेंट को जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के कन्वर्ट में हो, ये तो अपन लेट फाई कट डेल स्क्वायर फाइव एवरेज स्क्वायर इक्वल टू कोई माइनस एन स्क्वायर ले लेते हैं. एन को कांस्टेंट ही है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनाने के लिए अपने ऐसा किया. तो इसको इक्वेशन अपन मान लें कि 3 इक्वेशन बन गई थी, तो इक्वेशन 4 बन जाएगी 3 से सेपरेट कर लेट करने. तो इक्वेशन 5 कौन सी बन जाएगी जो रिमेनिंग है? आर कैपिटल आर डेल अपॉन डेल आर और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस गामा जी स्क्वायर गामा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इजकल टू 0. इक्वेशन 5 बन गई. सेपरेशन वेरिएबल मेथड से दोनों इक्वेशन को सेपरेटली डिवाइड करके सॉल्व करता है. तो इक्वेशन 4 और 5 के सॉल्यूशन इक्वेशन 2 में रख दें. 5 पर ले लें 4 और 5 का इक्वेशन सॉल्यूशन 2 में, तो कंप्लीटली इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन आ गया है अपने पास. तो इक्वेशन 4 तो इजीफाइड हो जाएगी. डेल स्क्वायर कट फाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाई इजकल टू 0 इक्वलेंट टू SHM इक्वेशन. ये SHM इक्वेशन के इक्विवेलेंट है. तो साइन कोसाइन सॉल्यूशन होगा इसका. तो देन वी गेट फाई स्मॉल वेरिएबल फंक्शन क्या आ जाएगा? ए कांस्टेंट ले लें साइन एन फाई वेरिएबल प्लस बी कोस एन फाई. फॉर फाई सिमेट्री द पॉसिबल सॉल्यूशन इज ओनली गेट कोस एन फाई. साइन एन फाई सिमेट्रिक नहीं, इसलिए अपने एक सिमेट्री जो एजियोमेट्रिक सिमेट्रिक बोलते हैं, फाई सिमेट्री के लिए इसका जो सॉल्यूशंस है वो वेल डिफाइंड सॉल्यूशन कोस एंड फाई के टर्म में आ जाएगा. ठीक है, वो मतलब किस सिमेट्री के लिए कि n बराबर 0 करें. देखो n बराबर 0 इज नॉट, n क्या है अपने 0, तो फाई वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक है, तो अपन फाई सिमेट्री के लिए सिमेट्रिक फंक्शन के लिए कोस फंक्शन मतलब a0 वाली पोजीशन की n इंटीजर में हो, मतलब सिमेट्री के लिए 2 पाई का इंटीजर हो, तो 2 पाई के इंटीजर के अंदर अपने पास ये a कांस्टेंट 0 होता है कि n यदि मतलब वो इंटीजर ऑफ 2 पाई हो, ये सेम वैल्यू इंटीजर जो 2 पाई है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू फाई की क्या आनी चाहिए 0. n टू n फाई पर फाई 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब कांस्टेंट a इक्वल टू 0 होना चाहिए. सिमेट्री को मतलब ये है कि यहाँ सिमेट्री कंडीशन में अप्लाई कर दो तो बाद में अपन को रिसोल्व नहीं करना पड़ेगा कि पूरी सिमेट्री से 2 पाई का एक सर्किल है, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई वेरीज है, तो 2 पाई पर वैल्यू सेम वापस 0 हो जानी चाहिए. मतलब अपन ये स्टार्ट मान के चल लेते हैं कि 2 पाई के ऊपर और 0 पर इन सब के ऊपर फाई 0 है XY प्लेन से. तो सिमेट्रिसिटी से अपन वी टेक a इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कैपिटल फाई का केवल अपन कोसाइन सॉल्यूशन ले लेते हैं b कोस n फाई. फिर सिमेट्री का मतलब यहाँ n की जगह माइनस n कर दें, फाई की जगह माइनस फाई कर दें, तो वैल्यू सेम आएगी. अब ये तो इक्वेशन
4 का सॉल्यूशन आ गया। तो इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन भी देखें। इक्वेशन 2 में रखना अपन को ये वैल्यू, तो इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा और कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आर का डिवाइड दे देते हैं। आर स्क्वायर सही यार, तो आर बाहरी रहते केवल कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आर डेल अपॉन डेल आर, आर डेल कैपिटल अपॉन आर प्लस यहाँ कोई फंक्शन है गामा जी का स्क्वायर, गामा स्क्वायर का कोई आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, दोनों फंक्शन ये हैं, और कैपिटल आर आर इजकल टू जी। तो एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्विवेलेंट है ये। इसका मान यदि कैसी मान लूँ मैं, थोड़ा और शॉर्ट कर लें, ये जो वैल्यू कांस्टेंट है इसको के सी का स्क्वायर मान लें, कट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो अपन उसमें डिपेंड करते हैं। तो अपन यदि इसको इस टाइप में लिख दूं तो आर डेल अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन आर प्लस के सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैपिटल आर बराबर 0। तो एक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन गई। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जो एन ऑर्डर का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ कैसे अपने पास एक फैक्टर है तो के आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं अपन, के सी स्क्वायर आर स्क्वायर के आर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अपन एक बेसल फंक्शन जो के सी आर का फंक्शन होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कर लें, दोनों को मिला के एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर लें, तो ये बेसल पोर्ट में तो बेसल फंक्शन ऑफ एक्स का बनता है और एन ऑर्डर का बनता है। is equivalent to Bessel differential equation. So this solution is linear superposition of Bessel polynomial and Newman polynomial. Bessel differential equation का solution किस टर्म में लिया जाता है, कोई कांस्टेंट a ले लें, Bessel फंक्शन n ऑर्डर का KCR, यहाँ जो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर तो KCR प्लस कोई दूसरा कांस्टेंट b ले लें, एक न्यूमन फंक्शन आता है और KC इंटू आर। स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन से कंपैरिजन करके इसका सॉल्यूशन इज द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ बेसल पॉलिनोमियल। जे एन एक्स ये एन ऑर्डर का बेसल फंक्शन है और ये न्यूमन फंक्शन है। तो मतलब इक्वेशन 4 और 5 का सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो अपनी जो इक्वेशन 1 वेव फील्ड इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया सेपरेशन वेव मेथड से। तो मैं पहले यहां वैल्यू रख देता हूं 5 की कैपिटल आर की, ई जेड इजकल टू 5 राउंड बी, कोई कॉस ए बी ले लिया था तो बी और सी कांस्टेंट ले लो यहाँ, बी भी ले लिया आपने, यहाँ बी है तो सी और डी, तो बोलता हूँ बी cos एंड फाई प्लस सी बेसल फंक्शन KCR प्लस डी न्यूमन फंक्शन KCR और ई एन फाई का ले लिया तो ई की पावर गामा जी जेड। और जबकि रेस्टिकेशन क्या है, गामा जी स्क्वायर गामा इजगल टू KC का स्क्वायर। अपने पास दो फील्ड जब पहले स्टडी करते हैं तो एक रेस्टिकेशन आता है सॉल्यूशन का, तो रेस्टिकेशन तो ये जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे अपन, इस रेस्टिकेशन के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
गाइड वेवलेंथ है, ग्रुप वेलोसिटी है, इम्पीडेंस है, ये सब। और EZ से अपन अदर फील्ड कंपोनेंट निकालेंगे, लेकिन इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं ABCD और KC, तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन से आएगा, और यहां अपने पास इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये सिलेंड्रिकल वेवगाइड है, तो इस पर एक ही मेटलिक सरफेस है, जब उसमें 4 अलग अलग सरफेस के ऊपर निकाला था, यहां अपने पास एक ही मेटलिक सरफेस है। तो सबसे पहले तो यह है कि मेटलिक सरफेस एक ही है और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो अपने पास जो फील्ड इक्वेशन है वो R बराबर 0 पर 0 होनी चाहिए। ये अपनी वेल डिफाइंड कंडीशन है, पहले अपन ये नोट करना है कि वेल डिफाइंड बाउंड्री कंडीशन है कि एट R बराबर 0 शुड बी EZ 0। फंक्शन है वो R 0, रेडियल एक्सिस है तो रेडियल फंक्शन है तो EZ 0 होना चाहिए, इस टाइप का फंक्शन होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन आ गया कि यहाँ R बराबर 0 पर यदि EZ है, R बराबर 0 पर न्यूमॉन फंक्शन तो इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये तो क्लियर है कि वी नो किसी भी ऑर्डर का हो ऑफ 0 इजकल टू तो कोई अपने पास 0 फंक्शन आता है, लेकिन न्यूमॉन फंक्शन ऑफ 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। तो मीन्स फॉर द वेल डिफाइंड सॉल्यूशन D इज शुड बी 0। न्यूमॉन फंक्शन के टर्म में अपना सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये अपनी बाउंड्री कंडीशन है कि वेल डिफाइंड कंडीशंस हैं, इस न्यूमॉन फंक्शन को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते इस गाइड के वेव सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब अपना सॉल्यूशन थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो गया। EZ बराबर B cos n phi, और उसमें भी C कॉन्स्टेंट एक जगह लिख लेते हैं, BC cos n phi बेसल फंक्शन KCR e की पावर गामा जी z। BC को अपन कोई कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट ले लेंगे D cos n phi Jn KCR e की पावर गामा जी z। अभी भी KC कांस्टेंट की वैल्यू रह गई अपने पास। तो फिर अपन बाउंड्री कंडीशंस वॉल्स की लगाते हैं कि एट R बराबर A क्या है, मेटेलिक सरफेस, तो वह टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0। तो EZ Z डायरेक्शन में है, तो बाउंड्री के ऊपर यह हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। तो एट R बराबर 0 शुड बी क्या होना चाहिए, EZ 0। तो मीन्स अब इसमें वैल्यू रखे देखें कि 0 R बराबर है, तो D cos n phi Jn KCA e की पावर गामा z। इस बाउंड्री कंडीशन के अगर वॉल पर, जो अपन कंडक्टर वॉल की बात कर रहे हैं, तो D इज नॉट 0 आवर फॉर सॉल्यूशन। साइन n phi, जहां phi तो वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है, प्रोपोगेटिंग वाला इनफाइनाइट कोई कंडीशन नहीं थी। कांस्टेंट चीज तो अपने पास ये जो इसकी वैल्यू है फिक्स आनी चाहिए। तो मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये 0 हो नहीं सकता, लेकिन कंप्लीटली 0 है। तो शुड बी कि बेसल फंक्शन का इस ऑर्डर के ऊपर KCA इजकल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो KC की वैल्यू 0 को एक फाइनाइट कॉम्बिनेशन पर ही होती है, KCA इजकल टू जिसको XMN, मतलब एक फाइनाइट वैल्यूज कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर ये बेसल फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो बाय दिस कंडीशन वी कैन फाइंड KC इजकल टू XMN अपॉन E। इस बाउंड्री कंडीशन से अपने KC की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ KC की वैल्यू रख देंगे और अपने सॉल्यूशन में भी क्या रख देंगे, KC की जगह वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ। EZ इजकल टू
कोई डी, हाँ कोशेंट एम एन के पॉसिबल सॉल्यूशंस आएंगे जहाँ पर मोर देन सॉल्यूशंस होंगे, डी कोस एन फाई बेसल फंक्शन एन एक्स एम एन अपॉन ए आर ई की पावर माइनस गामा जी जेड। दूसरा अपने पास था गामा जी स्क्वायर, गामा स्क्वायर इक्वल टू के सी स्क्वायर, तो एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर। ये अपने पास सिलेंड्रिकल वेवगाइड में अलोंग टू जेट एक्सिस वेव फील्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड विथ कंडीशन ऑन बाउंड्री इन वेवगाइड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो अब इसकी स्टडी दो एनालिसिस स्टेप में करेंगे। पहले फील्ड पैटर्न थ्योरी, मतलब अपन ई जेड निकाल लिया, एक पहले था कि एच जेड जीरो है इसमें मोड पर, तो दो फील्ड निकालिए तो अदर रिमेनिंग तीन फील्ड, लेकिन तीन फील्ड ई एक्स ई वाई नहीं है उसमें, ई आर रेडियल और फाई ई फाई कंपोनेंट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैक्सवेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके ई आर और ई फाई निकालने हैं अपने, एच आर और एच फाई निकालने हैं, मतलब चार कंपोनेंट अपन चाहते हैं, एच आर एच फाई ई आर और ई फाई, जबकि गिवन है केवल ई जेड। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन को, जैसे अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको सोल्व किया था, लेकिन इसको सोल्व किसमें करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मतलब जो डेल क्रॉस है, तो अपना आई मैट्रिक्स टेबल बनाई थी, आई केप जे केप लिखा था, तो वहां H1 ER केप E5 केप H1 H2 नीचे वाले कंपोनेंट में H1 H2 H3 के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस टाइप से अपन चारों मैग्नेटाइज कंपोनेंट जो अपने पास रेडियल और फाई कंपोनेंट्स है वो मैक्सवेल इक्वेशन के रिलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो तो एक अपना पैटर्न फील्ड पैटर्न थ्योरी स्टडी होगी फॉर द सिलेंड्रिकल वेवगाइड इन टीएम मोड। दूसरा अपन इसके द्वारा जैसे अपन एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, फिर बाद में सारे पैरामीटर्स अपन फाइंड आउट कि फॉर जस्ट प्रोपोगेशन, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है गेसन, मतलब गामा जी इक्वल टू 0, मतलब एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी पर फॉर लॉसलेस मीडियम, मतलब सिग्मा इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन गामा जी, तो माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर आ जाए। यहाँ गामा स्क्वायर इक्वल टू, तो गामा की वैल्यू जो है वो आइटा अंडूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन है। तो मतलब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर म्यू आइटा का माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स एम एन अपॉन ए का स्क्वायर। तो मतलब ये ओमेगा की जगह मैं ओमेगा सी लगा दूँ, मतलब कट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकते हैं। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर नॉट प्रोपोगेट इन द वेवगाइड आर अल्टरनेटेड, वो अल्टरनेट हो जाएंगे। लेकिन अबव फ्रीक्वेंसी टू दिस फ्रीक्वेंसी आर सिग्नल्स विदाउट अटेन्यूएशन आर प्रोपोगेट इन दिस वेवगाइड। इसको अपन कट ऑफ, हाँ different time mode are defined corresponding to the different possible values of x mn 1 1 2 2 2 3 के बेसिस पर। तो वो मोड्स में डोमिनेट मोड कौन सा होगा, जिस मोड के करस्पॉन्डिंग जो अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है सबसे क्या होगी, लोवेस्ट होगी, वो अपना क्या होगा, डोमिनेट मोड। तो डोमिनेट मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन। तो कल अपन इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन डिवाइड कर लिया, अब अदर पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, इसका गाइड फेज कांस्टेंट, गाइड वेलोसिटी, गाइड वेवलेंथ, इंपीडेंस, और इसका अपन मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके सभी फील्ड्स निकालेंगे, बाद में उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट फील्ड पैटर्न ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो सेम टाइप की टास्क है लेकिन ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और इसका जो एक्स एम एन एस की एक फिक्स वैल्यूज है जो बेसल फंक्शन के लिए डिफाइंड होती है, इस पर वैल्यूज की डिफाइंड होती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन डिफरेंट टाइप के मोड्स भी क्या करेंगे, डिफाइंड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।